Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator. Today students, we are going to practice most important questions of chapter number 2 जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती थी from 1950 to लेके 1990 तक. Right? We have already covered assertion and reason based questions. We have also covered MCQ and NCERT solutions for you. तो वो सारे वीडियोस भी आपको डेफिनेटली जाके देखने अगर आपने मिस कर दिए बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है कि NCERT क्वेश्चंस और assertion based questions को आप मिस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर CBSE favorites now. राइट लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड वहीं पे मैं बात करूँ स्टूडेंट CBSE की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक. एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. CBSE के अलावा भी फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाके आप देख सकते हैं. एंड आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो अगर हम बात करती हूँ स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, NCERT क्वेश्चंस ही मेरे पास पूरे 19 क्वेश्चंस थे, उसी में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई थी. उसके अलावा भी मुझे जो चीज़ें लगी हैं कि ये आपसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, उनको मैंने यहाँ पे इंकलकेट किया है. बिकॉज अगर मैंने एग्रीकल्चर ही पढ़ा है, इंडस्ट्रियल ही पढ़ा है, तो बहुत घुमा के चीज़ें आई हैं, है ना. किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो हमें वो सही लगता है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो हमें वो सही लगता है. तो हमारा कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर आ रहा है हमें ये देखने के लिए जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आपसे पूछा गया है. तो आपको जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत है, ये भी गलत है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे कब क्या पूछा जा रहा है, तो आपको वैसा ही आंसर करना पड़ेगा. क्लियर? शैल वी स्टार्ट देन? चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास गिवन है, द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री डिक्लाइंड इन द पीरियड 1950 टू 1990. व्हाई? देखो अगर हम बात करते हैं द परसेंटेज शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द एक्सपोर्ट, अगर आपको पता हो 1950 से लेकर 1990 की अगर मैं सिचुएशन बता रही हूं, हमें एक्सपोर्ट छोड़ो, हमें एग्रीकल्चर गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा था. तो एक्सपोर्ट की तो वहीं से बात आई नहीं रही. इनफैक्ट when 75% of the population is involved in your agriculture sector, उसके बाद भी हमें अगर इंपोर्ट करना पड़ रहा है मतलब we are at losses. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काम अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमारे लिए सफिशिएंसी नहीं हो रही फूड की. इवन जब इतने सारे लोग खाना बनाए तो खाना आ क्यों नहीं रहा, अगर बहुत हिंदी और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं बोलूं. सो व्हाट डज इट मीन कि कहीं ना कहीं जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें मिसमैनेजमेंट है, उसमें ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे. इसलिए तो हमने क्या किया था, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे. ठीक है, इसलिए तो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा. अगर फूड ग्रेन से मुझे बाहर से एक्सपोर्ट कराने रहेंगे तो बाकी का सामान हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे. बिकॉज मेरे पास जो फॉरेक्स था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, ये भी तो लिमिटेड है ना, ये भी तो लिमिटेड है. सो दैट इज वाई मुझे चूज करना पड़ेगा ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कौन सा सामान में लूं, कौन सा सामान में नहीं लूं. तो अगर मेरे पास एक बेसिक चीज जो हम खुद यहाँ पे बना सकते हैं, अगर मुझे वो भी एक्सपोर्ट करनी पड़ रही है, इसका मतलब कि हम लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं. दैट इज वाई अगर आप इनिशियल ईयर्स की बात कर रहे हो, एक तो पॉपुलेशन हमारी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई, हमारी इकोनॉमी सफर कर रही थी, रिसोर्सेस मेरे पास थे नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा काम करने के बावजूद भी रिजल्ट लेके नहीं आ रहा था, तो ऐसे में हमें इंपोर्ट्स करने पड़े थे. तो एक्सपोर्ट्स तो हमें कहाँ से ही करेंगे एग्रीकल्चर गुड्स का. सो दैट इज वाई हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ करता था, उसमें हमें डिक्लाइन देखना पड़ा और हम लोग को इंपोर्ट कराने पड़े. धीरे धीरे फिर बाद में बहुत ही, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर रिड्यूस की अगर हम बात करें, बहुत बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारा आया है ना, उसका जब धीरे धीरे डेवलपमेंट देखने को मिला, तो बाय द एंड ऑफ 1990 हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से चलने लग गया. लेकिन अगर मैं इनिशियल ईयर्स की बात करती हूँ, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन ही देखने को मुझे मिला है. क्लियर? सो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज फॉलन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. During this period, there was substantial growth in Indian industrial sector. With growth in industrial sector, the domestic demand of agriculture production increased as they were being used as raw materials in factories. Because हम लोग import substitution पे ध्यान दे रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि सारी चीजें घर पे बने, इंडिया में बने, डोमेस्टिकली अपने गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते थे, उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे. तो कहीं ना कहीं अगर हम सारी चीजें यहाँ बनाएंगे तो हमें रॉ मटेरियल्स भी चाहिए. अगर आपको याद है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि इंडिया एक फीडर इकोनॉमी थी.
कौन सी इकोनॉमी थी? फीडर इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाया करते थे दूसरे कंट्रीज में, दैट इज ब्रिटेन, वहां पे सामान बनाया जाता था, फिर आपको यहाँ पे आके बेचा जाता था, ये हुआ करता था। अब जब मैं घर पे ही सामान बना रही हूँ, घर पे मतलब इंडिया में आई एम मेकिंग थिंग्स, तो मुझे इंडिया से तो रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। दैट इज वाई हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, बिकॉज वो यहीं पे यूटिलाइज हो जाते थे। इसलिए एक रीजन ये भी था कि जो मेरे एक्सपोर्ट्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो डाउनफॉल में चले गए, डिक्लाइन हो गए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ or increase in population of the country. As population grew, the domestic demand of agriculture products also grew. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ की इंडस्ट्रीज को और फास्ट काम करना पड़ेगा। तो हम तो चाहते ही थे ना कि हमारी इंडस्ट्री डेवलप करे, हम चाहते थे कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, यहाँ पे हर एक चीज बने, बाहर पे हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। इसलिए इनिशियल ईयर्स में हमने ग्लोबलाइजेशन को मना कर दिया था। हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, हम चाहते थे कि जितना हो सके हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर पाए, अपने डोमेस्टिक फॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए। सो दैट इज वाई वी वर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे किसी कंट्री पे, राइट? इसलिए हम खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे इनिशियल ईयर्स में। क्लियर? एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट of this one fast. Done? पक्का? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी। Why were the benefits of green revolution restricted to few states and few crops in initial stages of planning? अब देखो, रिस्क लेने में डर कब लगता है? रिस्क लेने में डर कब लगता है? जब आपको पता है कि आप ऑलरेडी उस सिचुएशन में हो जहां पे चीजें बहुत बिगड़ी हुई हैं। When you have a strong background, है ना, you have a very strong background, तब आपको डर नहीं लगता, आप सब करते हो, क्या ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। लेकिन जब मेरे पास कोई चीज बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही ज्यादा कमी है, तो मुझे बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना पड़ता है। सो इसलिए हम रिस्क लेने से डरते हैं। सेम उस टाइम पे थी किसकी हालत? गवर्नमेंट की। रिसोर्सेज कम है, इकोनॉमी पिछड़ी हुई है, लोगों के बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक कंडीशंस बहुत खराब हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे, हमारे रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, क्या करें? हमने सोचा पहले एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आते हैं। लेकिन जहाँ पे फार्मर सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, ऐसे में अगर मैं कोई चेंज लेके आऊंगी तो कोई मानेगा क्या? कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा? इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं, तो कैसे करें? सो दैट इज वाई इनिशियल फेजेस में हमने कोशिश करी कि पहले हम लोग ऐसी जगहों पे फोकस करते हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो। क्यों? बिकॉज अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा एक पोर्शन किसका आता है हमारे पास? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का। इसका मेन क्राइटेरिया क्या है कि ये सीड्स बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज करने पड़ेंगे, और साथ ही में बहुत ही अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी ये ढंग से काम करेंगे, अदरवाइज आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। अब जब आपको इतना ज्यादा केयर करना पड़ रहा है तो खर्चा भी तो ज्यादा होगा। अगर मुझे इतना ज्यादा केयर करना पड़ रहा है तो खर्चा भी तो ज्यादा होगा। तो फार्मर्स बहुत ही ज्यादा झिझकते थे कि यार मुझे ये नहीं करना। तो इंडिया ने काफी सब्सिडीज प्रोवाइड करी, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे, मोटिवेट किया। सो दैट इज वाई, क्योंकि मुझे पता था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ये वाले सीड्स का यूज होता है और इसके लिए मुझे ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा इरिगेशन चाहिए, इसलिए हमने उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उन सेक्शंस ऑफ द स्टेट्स को प्रेफर किया जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया से बेटर है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, साउथ में देखो तो तमिलनाडु। हमने देखा कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, इसलिए हमने पहले फेज में इनिशियल स्टेजेस में ट्राई करने के लिए कि सक्सेसफुल है भी कि नहीं, हमने कोशिश करी कि ऐसे स्टेट्स में काम करते हैं जहाँ पे ज्यादा नुकसान मुझे नहीं होगा। बिकॉज अगर हम बोलते हैं ना कि ज्यादा रिस्की और कम रिस्की में से आप कौन सा चूज करोगे? जिसमें कम रिस्क है, अगर आप उस सिचुएशन हो कि ज्यादा रिस्क आप ले नहीं सकते। सो दैट इज वाई सेम यहाँ पे भी हुआ था कि इनिशियल स्टेजेस में हमने देखा कि हम ऐसे स्टेट्स को चुनेंगे जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे हो। क्लियर? So the green revolution was based on the use of the high yielding variety seeds, अभी मैंने अभी आपको बताया, which required reliable irrigation and financial assistance to buy better inputs, because सिर्फ seeds नहीं, उसके साथ irrigation, fertilizers, chemicals सब चाहिए।
Because of this, the Green Revolution was restricted to more affluent states of Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. Further, the use of high-yielding variety seeds primarily benefited the rice and wheat growing regions. अगर हम सबसे ज़्यादा देखें, बेनिफिट कौन से रीजन्स को है? जहाँ पे राइस उगता है और जहाँ पे वीट उगता है, ठीक है। और यहाँ पे इरिगेशन भी अच्छा था, इसलिए इनिशियल फेजेस में स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ इन लोगों पे ट्राई किया। Thus, the benefit of the Green Revolution was initially restricted to few states and the crops of wheat and rice only. इसलिए हमने क्या देखा कि सबसे पहले उन्हीं स्टेट्स को टारगेट करेंगे जहाँ पे कम रिस्क होगा, और लेट्स फिगर इट आउट कि वेदर दिस इज गोइंग टू वर्क और नॉट फॉर होल इंडिया। क्लियर? फिर हमें लगा कि यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, फिर धीरे धीरे हमने बाकी स्टेट्स में भी को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? पक्का? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, इंडस्ट्रियल सिकनेस is major area of concern for a country. Enumerate the various causes of industrial sickness. अब ये क्वेश्चन मेरे पास थोड़ा घुमा के आया। बोलो ये सिकनेस तो हमने पढ़ी नहीं, कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं? देखो, बीमारी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा था, ये बताओ। समझ आया? तो सिकनेस का मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश की वोकैबुलरी घुमा दी तो आपका भी दिमाग घूम गया ना कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो कहीं नहीं था यार बुक में, बुक के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं देते, बस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देते हैं, वर्ड अलग कर दे तो आपको लगता है कि भाई ये क्या दे दिया। ठीक है, क्लियर? इसलिए तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं कि ताकि आप लोग को दिमाग घूमे, तो फिर बोर्ड्स में देखो तो आपको लगे ये तो हम पढ़ चुके हैं। राइट? चलो, रेडी? So the various causes of industrial sickness are enumerated below. Enumerated का मतलब होता है कि आपको explain करना है, बताना है। पहला क्या है? मिसमैनेजमेंट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर पे ट्रस्ट करा और पब्लिक सेक्टर मेरा बहुत ज्यादा लॉसेस में था। क्यों था ऐसा? पहला रीजन क्या है? मिसमैनेजमेंट। ढंग से काम नहीं हो रहा था, एकदम से सारी चीजों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज आपके पास अभी अभी इकोनॉमी आई है, अभी अभी आप पूरा रोल प्ले कर रहे हो, पूरी चीजें पब्लिक सेक्टर के पास है, कैसे काम होगा। सेकंड क्या चीज थी? फॉल इन डिमांड। मैंने पहले ही आपको समझाया था कि प्राइवेट सेक्टर ने अपने हाथ क्यों खड़े कर दिए थे कि भाई हम नहीं कर रहे अभी डेवलपमेंट। क्यों? बिकॉज उनको लगता था कि इंडिया में मार्केट नहीं है, इंडिया में फिलहाल डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं, तो वो क्या खरीदेंगे, क्या इंडस्ट्रीज बनाएंगी। आपको पता है ना एक इनकम जनरेशन कैसे चलता है, हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनके बेसिस में उनको पेमेंट रिटर्न मिलता है। वी हैव स्टडीड दिस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? सो उनको पता है इस तरीके से फंक्शन करता है। तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो किस चीज की डिमांड करेंगे, किस चीज को हम फुलफिल करेंगे। इसलिए उन्होंने बोला भाई प्राइवेट सेक्टर ने अपना हाथ खड़ा कर दिया था। तो उस टाइम पे कौन आए थे भाई? पब्लिक सेक्टर ने बोला था दैट वी विल टेक द इनिशिएटिव, वी विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसलिए इनिशियल स्टेजेस में क्या हुआ कि मिसमैनेजमेंट भी हुआ और ज्यादा डिमांड नहीं थी, उसकी वजह से लॉसेस भी इनकर हमें करने पड़े। नेक्स्ट क्या था? लेबर अनरेस्ट। इसका मतलब क्या होता था? जो हमारे पास लेबर भी था, पीपल एक तो अब बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं थे, अनस्किल्ड थे, उनको सिखाना, उनसे चीजें करवाना, ऑफकोर्स स्विच ऑफ करियर्स, जैसे कि आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सेक्टर्स डेवलपमेंट भी हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स का, तो कहीं ना कहीं बार बार शिफ्ट हो रहा, एग्रीकल्चर में जाना फिर आना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी। नेक्स्ट क्या था? शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। एज यू ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं हम। एक है मेरे पास फिक्स्ड कैपिटल और एक है मेरे पास वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक है मेरे पास स्टूडेंट्स फिक्स्ड कैपिटल और एक है मेरे पास वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? जो हमें लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए चाहिए। तो ये कैपिटल तो हमने इनिशियली लगा दी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन डे टू डे के लिए जो मेरे को पैसा चाहिए, डेली बेसिस के लिए, वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो आपने भाई सेटअप करके तो देती इंडस्ट्री, अब रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो कौन देखेगा? तो वो बहुत बड़ा रीजन था। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी वर्किंग कैपिटल की, डे टू डे ऑपरेशन के, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसे नहीं थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रीजन बन गया था। क्यों? बिकॉज कंपनी लॉसेस में थी, इंडस्ट्रीज लॉसेस में थी, तो जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उतना वापस आ ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट क्या था? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। प्रॉफिट हम कमा नहीं रहे, लॉसेस में, ऊपर से रॉ मटेरियल्स और महंगे हो गए। तो इंडस्ट्रीज एक तरीके से पूरा एक विशियस सर्कल में फंस चुके थे, जहां पे हर एक चीज बार बार बुरा ही हो रहा था, मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा।
मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ रही, लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेबर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, वर्किंग कैपिटल मिल नहीं रही, तो ऐसे में कैसे ही कोई इंडस्ट्री सस्टेन कर पाए, राइट? दैट इज वाई पब्लिक सेक्टर ने बहुत ही ज्यादा हैवी लॉसेस इनकर करे हैं ड्यूरिंग दैट फेज, राइट? एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। डन, पक्का, आगे बढ़े, चलो। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक तो पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ गया, ऊपर से रॉ मटेरियल कम बन गया, तो हम लोग प्रोडक्शन भी जारी नहीं रख सकते बिकॉज वर्किंग कंडीशंस हमारी सही नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो गया है, रॉ मटेरियल्स हमारे पास है नहीं। फिर क्या है, अनइकोनॉमिक साइज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आपने खोल के दे दी हमें, लेकिन हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, पैसा नहीं है। फिर क्या है मेरे पास, यूज ऑफ आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, जो मेरे पास मशीन्स हैं आउटडेटेड हैं, ढंग से काम नहीं कर रही, क्योंकि जब हमारे पास इकोनॉमी आई थी, याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पास डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी आई थी, डिप्लीटेड इकोनॉमी आई थी, मतलब ऐसे हमारे पास इकोनॉमी बची थी, जैसे कि मशीन्स वगैरह भी अगर हम बात करते हैं, कैपिटल गुड्स की हम बात करते हैं, तो ऐसे गुड्स थे जो ऑलरेडी उनका लाइफ स्पैन हो चुका है। हम बोलते हैं ना, किसी ने हमें खटारा गाड़ी पकड़ा दिया, बस हम उसको कैसे चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन ही चला पाएंगे, फिर तो हमें नई गाड़ी लगेगी ना, या उसमें आप कंटिन्यूस सर्विसेज वगैरह कराते रहो। तो उन्होंने इतना हैवी इन्वेस्टमेंट और ये सब कर तो दिया, लेकिन हमारे पास जो मशीन्स वगैरह था वो इतने पुराने थे कि ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, वैसे ही शॉर्टेज है, उसके बाद मशीन्स भी काम नहीं कर रही, तो कैसे हर एक चीज को हैंडल किया जाए। तो एक बहुत ही बड़ा हम ये बोल सकते थे, एक क्योटिक सिचुएशन बन गई थी फॉर इंडिया टू हैंडल ड्यूरिंग दोज ईयर्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़े आगे, चलें, पक्का, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the industrial policy resolution 1956 has categorized industries on the basis of ownership. Discuss. This is a very direct straight question. इसको एनसीईआरटी वाले पार्ट में भी हमने कहीं ना कहीं किया है ना, और मैंने आपको इसको असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में भी कराया है, और अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी करा रही हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी एक क्वेश्चन को 3 बार अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट कर रही हूँ कि मतलब ये वाला पोर्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो कर रही हूँ, राइट? सो एवरीवन, सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से मुझे बताना है, बिकॉज ये क्वेश्चन को ऑलरेडी 2 तरीके से 2 बार मैं करा चुकी हूँ। तो अब आप मुझे आंसर बताएंगे इसका, जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी से शॉर्ट में लिख दो आप। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। सबसे पहले इंडस्ट्रीज को अगर हम बात करते हैं, आईपीआर 1956, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन में 1956 में 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ए, बी, सी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। उसके अलावा कई बार डिफरेंट बुक्स में लिखा रहता है कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3, ठीक है? फिर पहली कैटेगरी वो होती है जहां पे पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है, स्टेट के पास। स्टेट समझ नहीं आ रहा तो लिख दो पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर समझ नहीं आ रहा तो लिख दो भाई आपका गवर्नमेंट। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल, हर एक चीज किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। ऐसी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है मेरे पास, ए। फिर मेरे पास आ रहा है बी। बी में क्या है, बी वाली इंडस्ट्रीज क्या रहती हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन मेजरली रोल किसका रहता है, पब्लिक सेक्टर का। किसका रहता है, पब्लिक सेक्टर का। वहीं पे जो मेरे पास थर्ड है उसमें क्या केस है स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर काम करता है, बट जो लाइसेंस है उसको कौन देता है, गवर्नमेंट। लाइसेंस कौन देता है, गवर्नमेंट। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ही। तो ये 3 मेरी कैटेगरी होती हैं जहां पे हम डिवाइड करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप,
ए अगर मैं बात करूं तो स्टेट के पास है, बी दोनों है लेकिन मेजरली पब्लिक, एंड वहीं पे सी में प्राइवेट सेक्टर रहता है, लेकिन अगेन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है बिकॉज लाइसेंस जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ही मेरी, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, सभी अपनी कॉपी में भी लिखना है। एवरीवन क्विकली राइट इन योर कॉपीज एज वेल। डन, ओके। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पहली कैटेगरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल ए भी बोलते हैं, कैटेगरी नंबर 1 भी बोल सकते हो, कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच कुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली बाय पब्लिक सेक्टर ओनली। जो मैंने अभी आपको लिख के बताया था कि पूरा का पूरा स्टेट के पास कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहता है, वही पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। सेकेंड जो सिचुएशन है मेरे पास, द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच कुड बी एस्टैब्लिश बोथ एज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, विद प्राइवेट सेक्टर बीइंग गिवन अ सेकेंडरी रोल। क्योंकि मैंने अभी आपको लिखवाया था कि मेजर रोल कौन प्ले करता है, पब्लिक सेक्टर ही प्ले करता है, वो आगे आगे चलता है, उसके पीछे पीछे प्राइवेट सेक्टर चलेगा, ये याद रखना है। इसमें मेजर रोल पब्लिक सेक्टर का रहेगा, सेकेंडरी रोल किसका रहेगा मेरे पास, प्राइवेट सेक्टर का, राइट। क्लियर, एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी, फिर हमें पार्ट सी भी पढ़ना है इसका। मैं आपको पूरा डायग्राम और चार्ट बना के बता चुकी हूँ कि कैसे मुझे लिखना है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन उसमें होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। थर्ड जो कैटेगरी मेरे पास आती है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द अबव कैटेगरी विच वॉज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। याद रखना है इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाइसेंस। लाइसेंस कौन देता है, गवर्नमेंट। तो इनडायरेक्टली कौन है रूलर, गवर्नमेंट। एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि यूजली गवर्नमेंट लाइसेंस उनको जल्दी दे देती, जो बैकवर्ड रीजन्स में यूजली सेटअप करते थे ना इंडस्ट्रीज, उनको जल्दी से लाइसेंस दे देते थे, और बाकी इंडस्ट्रीज को जल्दी लाइसेंस नहीं मिलता था। तो लाइसेंस अगर मिलता था ना, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर का जो भी कंपनी है वो मोनोपोली इंजॉय कर लेता, बिकॉज लाइसेंस आसानी से मिलता है नहीं। तो अगर सिर्फ आपको लाइसेंस मिला है, तो पता है गवर्नमेंट ने अगर आपको लाइसेंस दिया, तो कहीं ना कहीं लोग सिर्फ उसी कंपनी से वो चीज खरीद पाएंगे, है ना। तो एक मोनोपोली जनरेट हो जाती थी। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन, बस इतना याद रखना है कि अगर मैं लाइसेंसिंग सिस्टम की यहाँ पे बात कर रही हूं, तो लाइसेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, लाइसेंस प्रोवाइड करेगा आपको गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसकी भी मेजर रीजन क्या होता था, वो चाहता था कि आप लोग बैकवर्ड रीजन्स में सेटअप करो। इससे क्या होता था, जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी, रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब जो रीजनल अनइक्वालिटीज थी, आप इससे बोलो, है ना, कि एक पर्टिकुलर रीजन ज्यादा डेवलप हो गया, दूसरा स्टेट इतना डेवलप नहीं हुआ, तो ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से हो, सो वी वांटेड कि हर जगह डेवलपमेंट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इसलिए लाइसेंसिंग सिस्टम लाके गया था। कि प्राइवेट सेक्टर को बोला करते थे कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बैकवर्ड रीजन है, लोगों को काम मिले, लोग सीखें, वहां पे जाके आप डेवलपमेंट करो। क्लियर, समझ आया स्टूडेंट्स, पक्का। तो इसी तरीके से आपको अपनी कॉपीज में भी पूरा अच्छे से लिखना है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी इंडस्ट्रीज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज डन, वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में फुल फॉर्म नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं या दूसरा अदर नाम लिख देते हैं। हमने डिफरेंट लॉज पढ़े हैं, नेशनल इनकम कॉर क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप के ना हमारे पास अदर नेम्स दे देते हैं, यूजली हम पढ़ते नहीं हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बताया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एक पर्टिकुलर नेम अलग से भी हो सकता है। तो डायरेक्टली जरूरी नहीं कि जो नाम आपने प्रैक्टिस किया वही आए। सो दैट इज वाई, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एसएसआई, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो आपको पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों बनाई जाती हैं, ताकि हम लोग रीजनल डिस्पैरिटीज को कम कर पाएं। आपको पता है कि छोटे छोटे बैकवर्ड रीजन्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी प्रमोट करती है, इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडीज देती है, टैक्स कंसेशंस देती है। क्यों? बिकॉज वो चाहते हैं कि भाई सारे रीजन्स का इक्वली डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो आपको मोटिवेट करते हैं कि यार नहीं यार,
आप किसी ऐसे गांव या पिछड़े इलाके में अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगाइए, वहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू ऑल द फाइनेंशियल एड जो आपको ज़रूरी है। तो एक तरीके से काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो स्मॉल स्केल पे होती हैं और डिफरेंट रीजन्स पे लगती हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उस पर्टिकुलर रीजन का। यहाँ पे आपने देखा होगा विलेजेस में, है ना, कैसे बैम्बू ट्री का वो आई थिंक कुछ होता है, वो बास्केट बनाते हैं, डिफरेंट जूट बैग्स बनाते हैं, इतनी अच्छी कारीगरी करते हैं। तो क्योंकि वो उन सारी चीज़ों में जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि पहले तो यही काम चलता था, है ना, अब तो धीरे धीरे मशीन मेड गुड्स आ गए, लेकिन पहले तो जनरेशन टू जनरेशन यही काम चलते थे। लेकिन क्योंकि अब इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती तो उनको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती है। सो दैट इज़ वाई जब हमारे पास ऐसी इंडस्ट्रीज आती हैं, रीजनल डिस्पैरिटी कम होती है, इनइक्वालिटी कम होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता, बाकी आपको गवर्नमेंट भी हर चीज़ पे सपोर्ट करती है। और ऐसी टाइप की जो इंडस्ट्रीज रहती हैं अधिकतर कौन सी इंटेंसिव रहती है, दीज आर लेबर इंटेंसिव। क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेबर इंटेंसिव का मतलब ही यही है कि मोर पीपल आर इन्वॉल्व, राइट। चलो सो क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला हमारे पास एज आई एक्सप्लेन टू यू दैट इज लेबर इंटेंसिवनेस। इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, दैट इज़ वाई तो वो बोलते हैं विलेज में जाके आप करो, बिकॉज लोग के पास वहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो अगर ऐसे रीजन में जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादा उनको एसेसिबिलिटी नहीं है चीज़ों को लेके, वहाँ पे आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो उस रीजन का भी डेवलपमेंट होगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। सो SSI आर लेबर इंटेंसिव इन कैरेक्टर, दे रिक्वायर मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड आर बेस्ट सूटेड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज लेस कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पे कैपिटल भी कम लगता है, कैपिटल मतलब जो मनी रहता है वो भी फिलहाल हमारा कम लगता है, बिकॉज दीज आर लेस कैपिटल इंटेंसिव। इसका मतलब क्या होता है, दे रिक्वायर रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर कैपिटल इज स्केर्स, SSI आर बेस्ट सूटेड टू ब्रिंग अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Done? Okay. SSI show location flexibility. So SSI can be established in remote areas also, because हमने यहाँ पे बात करा कि अलग अलग रीजन में जाके आपको लगाना है। तो जैसे कि कोई मैं बड़ा इंडस्ट्री सेटअप करूँगी तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, कैपिटल भी लगेगा, प्लस मुझे लोकेशन वाइज भी हर एक चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास कंपैरेटिवली स्मॉलर इंडस्ट्रीज रहती हैं, उनको डील करना भी थोड़ा ईजी रहता है, तो लोकेशन वाइज भी आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है, बिकॉज देयर नीड वेरियस रिसोर्सेज इज लिमिटेड एंड देयरफॉर दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ across different regions of the country, right? Everyone take a screenshot of this one. Done, students? Okay. Question number 6 we have is, mixed economy is the basic framework of planning in India. Justify the given statement. So mixed economy आप सभी को पता है, we have different types of economies. एक जैसे कि मेरे पास होता है capitalist, एक होता है मेरे पास सोशलिस्ट, ठीक है। इन दोनों इकोनॉमी के बेस्ट फीचर्स को जब मैं ऐड ऑन कर देती हूँ तो मेरे पास इकोनॉमी आ जाती है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, हर एक चीज़ प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप रहती है। वहीं पे सोशलिस्टिक में पूरा का पूरा काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, पब्लिक भी आप लिख सकते हो। तो आपको पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कितना ज़्यादा सफ़र कर रही थी, सो वी नीडेड कि कोई गारंटी ना ले, दोनों मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली बेटर चीज़ें होंगी। सो दैट इज़ वाई हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को लिया था। हमारा यहाँ पे क्या पूछा गया है, दैट मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, बिकॉज वी चोज टू मेक श्योर कि हमारा दोनों इकोनॉमी के बेस्ट फीचर्स हमारे पास आए, right? So that is why हमने mixed economy को choose किया. So it is an economic system, students, in which economic decisions are taken by the central government authority as well as are left to free play of the market forces of demand and supply. जैसे कि यहाँ पे आपने एक इंटरफेरेंस भी है, एक रेगुलेशन भी है, प्लस साथ में वी आर ऑल्सो मेकिंग श्योर कि वी आर गोइंग थ्रू एवरीथिंग, कि हम लोग ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो, right? So it is a basic framework of planning in India. In this economy, the market will provide whatever goods and services it can produce economically, and the government will provide essential goods and services which the market fails to provide. तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या रहता है, ये रहता है हमारे पास लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई काम नहीं आ रहा, ऐसा कोई काम जो कोई नहीं कर पा रहा, देन गवर्नमेंट स्टेप्स इनटू प्ले कि वी विल ट्राई इट।
राइट। सो दैट इज वाई ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हम दोनों को प्रमोट कर रहे हैं, ये बेसिकली एक पार्टनरशिप की तरह भी आप ले सकते हो, पब्लिक और प्राइवेट के बीच में एक पार्टनरशिप है जहाँ पे पब्लिक रिसोर्सेज जो है प्रमोट करते हैं कि हाँ, आप अपने हिसाब से पूरी कोशिश करो, कहीं पे भी आप लैक कर रहे हो, सो वी आर देयर फॉर योर सपोर्ट, राइट। सो दैट इज वाई वी कैन डेफिनेटली से दैट कि जो मिक्स इकोनॉमी एक तरीके से बेसिक फ्रेमवर्क हमारा प्लानिंग का बिल्कुल रहा है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने एक तरीके से लीड लेने की कोशिश करी है, साथ में सपोर्ट करते करते प्राइवेट सेक्टर का भी, राइट। एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। Now, the following features of Indian economy prove that mixed economy is the basic framework of planning in India. In India, agriculture and most of the industry and service sector are in the private hands. आपको पता है, हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, जिसको हम लोग शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी के नाम से भी पढ़ते हैं। सो वी हैव डिवाइडेड इट, राइट। उसमें हमने पढ़ा था एक लाइसेंसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट ही लाइसेंस प्रोवाइड करती थी, उसमें परमिशन मिल जाती थी प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि हमने एक ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को भी देने की पूरी कोशिश करी है। तो जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, डिफरेंट सेक्टर हो गया, हमारे पास सर्विस सेक्टर, वो पूरा का पूरा प्राइवेट के पास है। Now, market forces of demand and supply have free role in determining the prices in various market, that is goods having higher demand will be highly priced and vice versa। तो हमने बिल्कुल भी ऐसा कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं कि गवर्नमेंट ने बोला इस चीज़ पे ये चीज़ बिकेगी तो इसी पे बिकेगी, नहीं। हमने बिल्कुल एक जो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक फ्रेमवर्क रहता है कि भाई मार्केट फ्ले जो होना चाहिए, फ्री मार्केट, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज अ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी रन अकॉर्डिंगली, right? And over the period of a time, many big business houses have come into being and have been growing, such as Reliance, Infosys, Bajaj, etc. So we have seen कि हमने पढ़ा भी था इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में कि टाटा एंड बिरला तो कब से पुराने हैं हमारे पास। नाउ वी हैव डिफरेंट मेक इन इंडिया कैंपेन में वी हैव लॉट ऑफ न्यू कंपनीज कमिंग अप, एंड उसके अलावा वी हैव वेरी रिनोन्ड रिलायंस, अडानी एंड ऑल दीज कंपनीज जो कितने अच्छे से रन कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को अच्छे से लीड कर रहे हैं और इंडिया का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, राइट। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। सो यू विल, इफ यू राइट एग्जाम्पल्स ना, एग्जाम्पल्स मेक इट ईजी फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी कितनी है। सो दैट इज वाई ऑलवेज लर्न थ्रू एग्जाम्पल्स। After independence, the government recognized the need to provide infrastructure for the growth of the private sector, so public sector was developed on a large scale। तो उन्हें लगा कि नहीं, हमें दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर बढ़ेगा तभी प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ पाएगा। सो दैट इज़ वाई हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत सारे बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये अगर साथ में काम करेंगे तभी काम हो पाएगा, पूरा प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई साइमल्टेनियसली जब हमने देखा कि नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है तो पब्लिक सेक्टर को भी ग्रो करना पड़ेगा, right? Take a screenshot of this one, students. Done? Okay. Question number 7 we have is, Green Revolution enabled the government to maintain buffer stock of food grains. So as you all know कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे वी वर सफरिंग फ्रॉम अ बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, और हमारे पास फूड ग्रेन्स का भी बिल्कुल सफिशिएंट सप्लाई नहीं था। हम लोग अमेरिका से अपने फूड ग्रेन्स को मंगा रहे थे। Now, if 75% of the people are involved in agriculture, है ना, 75% of the people are involved in agriculture, और उसके बावजूद भी आपके इंडिया में sufficient food नहीं है, बताता है कि हम लोग कितना बैकवर्ड इकोनॉमी है, हम ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या था कि एटलीस्ट अगर आधे से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है तो यहाँ पे तो अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ वाई आवर मेन कंसर्न वाज टू मेक श्योर दैट देयर इज़ अ प्रॉपर डेवलपमेंट एटलीस्ट इन फूड ग्रेन्स। तो पहला हमारे पास यही था कि सबसे पहले तो सेल्फ सफिशिएंसी हमें लेके आनी है, किस में, हमारे फूड ग्रेन्स में, क्योंकि जब इतनी सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है तो ये हमारा एक मेजर कंसर्न बन जाता है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के अगर सेक्टर में मैं बात करूं, वी हैव 2 थिंग्स इन्वॉल्व। एक है हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स एंड नेक्स्ट वी हैव इज योर ग्रीन रेवोल्यूशन, right? So we have land reforms and then we have green revolution with us. तो इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाले पार्ट ने क्या रोल प्ले किया है। फाइन, shall we start then? चलो।
So yes, I agree with the given statement. Green revolution raised agriculture yield per acre to incredible heights. It enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage. इसका मतलब क्या रहता है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, मार्केटेबल सरप्लस, कि आप ज़्यादा सामान बनाओगे, ज़्यादा सामान को हम स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो जो भी एक्स्ट्रा फूड जो फार्मर्स बना रहे हैं उसको कौन परचेज कर लेता है, गवर्नमेंट, एंड कीप इट एज अ बफर स्टॉक. तब भी ज़रूरत पड़ेगी, शॉर्टेज हो रहा है या इकोनॉमी में ज़रूरत है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टफ. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से. क्विकली एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन स्टूडेंट्स? Okay. Done. Now we have question number 8, that is government took various steps to protect small scale industries from big firms, defend और refute. इसका मतलब क्या होता है कि small scale industries की जब हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अभी अभी नई इंडस्ट्रीज आई हैं, इनके पास ना ज़्यादा रिसोर्सेस है, ना कैपिटल है, ना लेबर है, ना कुछ है, और हमारे पास कुछ फर्म्स ऑलरेडी जो बहुत अच्छे से मार्केट में वेल एस्टैब्लिश हैं, तो उनके अगेंस्ट कैसे हम लोग कम्पीट करेंगे. हम ये तो नहीं बोल सकते ना बिग फर्म्स को कि आप अपना बिल्कुल बंद कर दीजिए बिजनेस, छोटे वालों को अभी काम करने दीजिए, आप तो बहुत बड़े रहने दीजिए. वी कैन नॉट डू दैट ना, व्यवहार में करते हैं हम ये सारी चीज़ें, वी कैन नॉट डू दैट. सो व्हेन वी आर इन एन इकोनॉमी, ये एक ओपन ग्राउंड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, इट्स अ रेस, इट्स अ कॉम्पिटिटिवनेस, एंड आपको उस कॉम्पिटिशन में अगर खड़े उतरना है, यू विल हैव टू सर्वाइव एनी हाउ, है ना. सो दैट इज़ वाई, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ही बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही थी कि भाई यहाँ पे आप, जहाँ पे छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज बनाइए, बैकवर्ड रीजन्स में लगाइए. सो गवर्नमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है टू मेक श्योर कि कैसे आप उनको प्रोटेक्ट करोगे अगेंस्ट बिग फर्म्स, राइट. So the given statement is defended, means I agree to this statement. The following steps were taken by the government of India to protect small scale industries. पहला क्या था, reservation of products. Government reserve production of number of products for the small scale industries, and the criterion for reserving the products depend on the ability of these units to be manufacturing the goods. अब जैसे कि मेरा कॉम्पिटिटिव है कि मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा तगड़ा खिलाड़ी आके खड़ा हो गया, मैं क्या बोलूँगी कि नहीं नहीं आपका अलग है रेस, आप 100 मीटर में हो, हम 200 मीटर में हैं, तो कंपटीशन कम हो गया ना, बिकॉज आपने रिजर्व कर दिया कि 200 मीटर में सिर्फ नए बच्चे ही दौड़ेंगे, 100 मीटर में पुराने वाले दौड़ेंगे. तो मतलब व्हेन यू कैटेगराइज सर्टेन थिंग्स ना, तो अपने आप कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है. सो दैट इज व्हाई आपका पहला जो स्टेप था दैट वाज रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज वेरियस कंसेशंस. कंसेशंस का मतलब होता है एक तरीके से आपको हेल्प देना, मॉनिटरी हो सकता है वो, कि आपको कोई चीज़ कम दाम पे देना, हम बोलते हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसेशन. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो गिवन कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और कैपिटल की अगर हम बात करें, भले ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पैसा नहीं लगेगा, पैसा तो फिर भी लगेगा ना, लेकिन देगा कौन. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही थी कि हम आपको लोअर इंटरेस्ट पे आपको पैसा दे देंगे, बट एटलीस्ट प्लीज इन्वेस्ट, राइट. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आया? ओके. क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव subsidies. Okay, you have not taken screenshot of this one, na? Please take a screenshot of this one, then we will continue. Done? आगे बढ़े, चलो. सो क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव स्टूडेंट्स, देखो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स बहुत आते हैं आपके आजकल सीबीएसई में, सो दैट इज वाई मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ, डिफेंड, रिफ्यूट, ऐसे वाले क्वेश्चंस. फाइन, तो इन सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना कि कैसे सॉल्व करना है. So subsidies put a huge burden on government's finances but are necessary for poor and marginal farmers. Do you agree with the granting subsidies justify the objective of social justice? इस पे एक पूरा एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो पूरा 1 घंटे का मैंने वीडियो आपको बताया था, उसमें हमने ये चीज़ को स्टडी किया है, राइट. सो सब्सिडीज़ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सिडीज़? सब्सिडीज़ का मतलब होता है एक तरीके से फाइनेंशियल एड जब आप प्रोवाइड करते हो. क्लियर? Let's go then. So yes, I agree with the given statement. Subsidies means that the farmers get inputs at lower prices. आपको थोड़े कम दाम में वो चीज़ मिल जाती है. Indian government has always provided massive subsidies to farmers. Subsidies are essential because majority of the farmers are very poor and will not be able to afford the required inputs without the subsidies. आपको ये मान के चलना पड़ेगा जब आधे से ज़्यादा देश की पॉपुलेशन आपकी किसी एक ऐसे सेक्टर में निर्भर है जो बहुत रिस्की है, और उसमें से भी आधे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुअर फार्मर्स में आते हैं, तो उनका हेल्प करना तो बनता है. सो दैट इज़ वाई सब्सिडीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन.
Now, subsidies help to reduce the income inequality gap between rich and poor farmers and help to achieve the ultimate goal of equity. तो हम जानते हैं जो रिच फार्मर्स हैं उनके पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा हाई मशीनरी और ये सारी गुड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते ना. सो दैट इज़ वाई सब्सिडीज़ उनको एक तरीके से हेल्प करता है कि आप भी उतना रिस्क लो, आप भी प्रोडक्शन अच्छा करो एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर स्टैंड ऑफ लिविंग. सो दैट इज़ वाई सब्सिडीज़ एक इक्विटी लेके आने के लिए बहुत ज़रूरी है. सो द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस. Right? Take a screenshot of this one. Done, students? Question number 10. The goal of equity was fully served by the abolition of intermediaries. Comment. अब ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत रिस्की हो जाते हैं बिकॉज डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं हाँ या ना में जवाब दीजिए, या थोड़ा न्यूट्रल जवाब आपको देना पड़ेगा घुमा के कि आप क्या समझते हो. जब हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में इक्विटी लाने के लिए, उसमें हमने बात करी थी लैंड रिफॉर्म्स की. ठीक है, उसमें हमने पहला पॉइंट यही पढ़ा था. एक तो हमने लैंड सीलिंग वाला पॉइंट पढ़ा था और एक पॉइंट क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो ये हमारे जो बीच के इंटरमीडिएटरीज हैं उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा, जैसे कि जमींदार जो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट वसूल करते थे फ्रॉम द कल्टिवेटर्स और उसके बाद एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ नहीं करते थे. तो अगर हम ये भी पढ़ा था कि ये वाले जो लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में बूस्ट किया. लेकिन अगर हम बात करें फुल्ली सर्व्ड, आप 100% गारंटी वाली बात कर रहे हो यहाँ पे, तो हमने ये पढ़ा था कि कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन तो फिर भी हमारे लिए सक्सेसफुल रहा, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स उतने सक्सेसफुल नहीं हुए बिकॉज लोगों ने लूप होल्स फाइंड आउट करके उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया था लॉस का. सो द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. The goal of equity was not fully served by the abolishment of intermediaries because of the following reasons. In some areas, the farmers, zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. अभी मैंने आपको बताया कि हमने सोचा था कि इससे स्मॉल और पुअर फार्मर्स को हेल्प मिलेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अच्छे खासे फार्मर्स थे उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया. सेकेंड केस क्या है? इन सम केसेस टेनेंट्स वर इवेक्टेड फ्रॉम एंड जमींदार्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स. फ़ायदा उठा के नहीं ये तो ज़मीन मेरी है बल्कि कोई और की ज़मीन है, आपने उसको हड़प लिया और अपना नाम लगा लिया. प्रूफ कैसे दे? बिकॉज उसके पास इतना लोन है. तो आपने लूप होल्स फाइंड आउट करके कल्टिवेटर्स का और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया इस तरीके से, बिकॉज उनके हाथ से वो ज़मीन भी चली गई. किसने क्लेम कर लिया? जमींदार ने क्लेम कर लिया कि मेरी ही ज़मीन है. नेक्स्ट क्या है? इवन आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स. है ना? तो हमने इतनी कोशिश करा कि कैसे करके ओनरशिप लैंड सीलिंग भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो मेन क्राइटेरिया था कि स्मॉल फार्मर्स को फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिला. सो दैट इज़ वाई हम बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि भाई पूरा का पूरा अगर मैंने अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज कर दिया तो मेरा सब अच्छा हो गया, इक्विटी सेटअप हो गया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लूप होल्स फाइंड आउट करके इन द लेजिस्लेशन उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा दिया गया था. क्लियर? एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. Done, students? Clear? So with this we finish our most important questions of this particular chapter. मैंने आपको बताया था कि इस बार के जो क्वेश्चंस मैं पूरा सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंगली लेके आ रही हूँ कि उन्होंने किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करी है, कैसे फ्रेम किया है क्वेश्चंस को, बिकॉज अब हमारी तैयारी होने वाली है बोर्ड्स की. वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि कंसिस्टेंसी इसकी की एंड रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड करनी है, नोट्स बनाने, रिविजन करना है. अब हमारे पास वो कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम आ गया. हम बिल्कुल भी अपने बबल में रह के स्टडी नहीं कर सकते. एक कॉम्पिटिशन वाला टाइम है, सो वी विल हैव टू गिव आवर बेस्ट. राइट स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रॉमिस करता है कि आपको प्रोवाइड करेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हाई क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी फीस. है ना? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए. एज यू ऑल नो फॉर सीबीएसई वी हैव इंग्लिश मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक. सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड उसके अलावा वी हैव वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू ऑल. राइट स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स. उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप हमें देख सकते हैं, बिकॉज नोट्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहते हैं ड्यूरिंग बोर्ड्स.
स्पेशली, राइट। एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक श्योर हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट से आप हमें फॉलो कर रहे हों, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और आपको ऐसे बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। रेगुलरली पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आप देखने वाले हैं। सो टिल देन, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।